कुछ समय से और कह सकते हैं कि बहुत समय से हम लोग आधिकारिक रूप में समाज के समक्ष नहीं आ पाए थे। थोड़ी सी मैं इस आंदोलन की पृष्ठभूमि समाज के समक्ष रखना चाहूँगा। जो संजौली का आंदोलन हुआ वो कोई प्लान्ड आंदोलन नहीं था। इसमें कोई व्यक्ति विशेष या कोई संगठनों का इस तरह का कोई आंदोलन नहीं था। ये जो आंदोलन है ये समाज के हर कोने से इसमें लोगों का भागीदारी रही। संप्रदाय, पंथ, जात पात सब छोड़ के हिंदू समाज एक हुआ और जिस तरह से वहाँ संख्या एकत्रित हुई उसको देख के तो यही लगता है कि देवी देवताओं का आशीर्वाद और महादेव की कृपा ही होगी तो इस एक हिमाचल जैसी भूमि पर और एक उपनगर, शिमला के एक उपनगर में इतनी संख्या वहाँ खड़ी हुई। पहली बार हुआ है कि निहत्थे लोगों पे किस तरह लाठियां बरसाई गई। पूरा विश्व ने देखा, पूरे भारत ने देखा। देवभूमि संघर्ष समिति इस आंदोलन के बाद गठित हुई और जो समिति के सदस्य हैं अमूमन सारे एक दूसरे को जानते तक भी नहीं थे। तो इसका मतलब यही है कि जितने भी सदस्य आए ये समाज के अलग अलग जगहों से चिन्हित हुए, किसी तरह इनको एकत्रित किया गया और एक समिति बनाई गई। इस समिति का पहला जो जिम्मेवारी थी वो जिम्मेवारी जो इतने लोगों की भावनाएं, इतने लोगों ने जो अपना खून पसीना बहाया, वहाँ पे आके लाठियाँ खाई और करोड़ों लोग जो वहाँ आ नहीं पाए पर पूरे देश से, पूरे विश्व से देख रहे थे, उनकी भावनाओं को कि उनकी भावनाएं छिन्न भिन्न ना हो जाए, उनकी भावनाएं एक धारा में चले, इसीलिए इस देवभूमि संघर्ष समिति का गठन हुआ था। और पहली बार हुआ है भारत के इतिहास में कि देवभूमि संघर्ष समिति के मेहनत से और हमारे अधिवक्ता यहाँ इनके टीम के मेहनत से ऐसा फैसला आया है जो स्पष्ट तौर पर हिंदुओं के, सनातनियों के पक्ष में आया। एक अवैध, जिसको मस्जिद लोग बोल रहे हैं, हम उसको आज भी एक अवैध अतिक्रमण किया हुआ भवन जो कि अवैध गतिविधियों का केंद्र बन गया था, उसको ध्वस्त करने का ऑर्डर हम लोगों ने, हमारे को माननीय न्यायालय ने दिया। अब कुछ समय से समाज में ये हमको भी सूचनाएं मिल रही हैं, फ़ोन आ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि अब क्या हो रहा है, आंदोलन क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, लोग बैठ रहे हैं, कुछ हो रहे हैं। तो अभी हम लोग बाध्य हैं माननीय न्यायालयों के ऑर्डर से, जिसको स्पष्टता से मेरे साथी जगतपाल जी बताएंगे। परंतु अभी क्योंकि इसमें हमने पहले जैसे मैंने क्लियर कर दिया है कि इसमें कोई प्लान नहीं था, किसी एक का नहीं था, ये सारे हिंदू समाज का था। राजनीतिक क्षेत्रों को पछाड़ के सारे इकट्ठे होके यहाँ आए हैं और इसमें हर एक जाति, पंथ, संप्रदाय, जितने भी हिंदू थे, चाहे पॉलिटिकल पार्टी ए, पॉलिटिकल पार्टी बी, सबके लोग वहाँ थे। तो अब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग इसमें अपनी राजनीतिक रोटियां भी सेकना चाह रहे होंगे। उनको वो उनका अपना निजी स्वार्थ होगा, वो उनको वेलकम है, वो अपना जो करना चाहे कर सकते हैं। परंतु देवभूमि संघर्ष समिति इस आंदोलन को आगे लेके जाएगी और अपने मुकाम तक पहुंचाएगी और राजनीति का अखाड़ा इसको बिल्कुल भी बनने नहीं दिया जाएगा। ये लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ होगा अगर हम लोग इस तरह से करेंगे। और अब माननीय जगत जी, कल कुछ फैसला भी हाईकोर्ट से आया है, निर्णय कुछ आया है, उसके बारे में और पीछे से हम लोग क्यों और क्या कर रहे हैं उसके बारे में स्पष्टता से आप लोगों के समक्ष होगा। जैसे आपने सवाल किया, स्पष्ट है कि उसमें देवभूमि संघर्ष समिति कहीं नहीं है। कुछ चेहरे होंगे जो देवभूमि संघर्ष समिति में भी रहे हैं भी, पर उनको भी इतनी समझ है कि
देवभूमि संघर्ष समिति उसमें है नहीं, तो देवभूमि संघर्ष समिति का वहाँ पर बैनर रहता, हम लोग भी वहाँ रहते और संख्या भी कुछ बढ़ी होती। अब इसका दूसरा जवाब ये भी है कि इतना बड़ा आंदोलन हुआ तो सनातन तो वट वृक्ष है, उस वट वृक्ष की कई शाखाएं हैं और कई शाखाएं निकलेंगी भी, और हमारा काम यही है कि समाज जागृत हो, और जो उसमें लोग वहाँ बैठे थे वो भी अपने हिंदू भाई हैं, सनातनी भाई हैं, उनका भी हक है, वो अपने उससे कर रहे हैं, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, ऑफिशियली देवभूमि संघर्ष समिति इस समय कोई भी आंदोलन नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने पहले जैसे कहा, हम लोग माननीय न्यायालय के आदेश से बाध्य हैं और हम लोग माननीय न्यायालय के अगेंस्ट में नहीं जा सकते। देवभूमि संघर्ष समिति किसी भी जाति विशेष, धर्म विशेष या संप्रदाय विशेष के खिलाफ काम नहीं करती है, ये उसके बायलॉज में लिखा है। लेकिन जहाँ पे संप्रभुता की बात आती है तो देवभूमि संघर्ष समिति सबसे पहले राष्ट्र को रखती है, उसके बाद जो हमारे राजनीतिक लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, हम उनको रखते हैं, उसके बाद हम राजनीतिक पार्टियों को रखते हैं, उसके बाद उन पार्टियों को जो लाखों करोड़ों जो कार्यकर्ता है उनको रखते हैं, और सबसे पीछे 5वें नंबर पे देवभूमि संघर्ष समिति अपने आप को रखती है। मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि जो देवभूमि संघर्ष समिति है वो कोई पॉलिटिकलाइजेशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हम कोई पॉलिटिकली राजनीति करने के लिए यहाँ पे नहीं आए हैं, और हम ट्रिपल D पे काम करते हैं। जो बायलॉज देवभूमि संघर्ष समिति कहते हैं कि पहला D जो है वो डेमोग्राफी है, डेमोग्राफी चेंज होने की बात जहाँ पे होगी वहाँ पे देवभूमि संघर्ष समिति अपना काम करेगी। और दूसरा, हम डाटा के ऊपर हम बात करते हैं कि डाटा, जो भी लोग बाहर से आते हैं उनका डाटा होना चाहिए। और तीसरा, हम डिमांड की बात करते हैं, ट्रिपल D। तो ये तो थोड़ी सी भूमिका जो देवभूमि संघर्ष समिति की हमने आपको बताई। और उसके बाद हम केस की बात अगर करें तो आप सबको विदित है कि ये केस वर्ष 2010 से माननीय कमिश्नर साहब के न्यायालय में चला, और 16 अक्टूबर 2012 को वक्फ बोर्ड ने संजौली मस्जिद कमेटी को एक NOC जारी की कि आप मस्जिद बनाइए, लेकिन वक्फ की लैंड पे और MC से मैप को अप्रूव करा के। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि जब वो NOC जारी की गई उस समय तक वक्फ बोर्ड ने और संजौली मस्जिद कमेटी ने बिना किसी अप्रूवल के 3 मंजिलों का निर्माण कर लिया था। और अगली बार जब वो कभी JEE 2018 में जाता है तो 5 मंजिलें बन गई थी। और आपको ज्ञात होगा कि 31 अगस्त 2024 को पहली बार जो संजौली मस्जिद के लिए जो एजिटेशन हुआ था, उस दिन के बाद जो लोकल रेजिडेंट्स थे वो देवभूमि संघर्ष समिति के तत्वावधान में कोर्ट में गए। पहली बार 5 सितंबर 2024 को अपीयर हुए थे, और उस समय इस केस को चलते हुए लगभग 14 वर्ष हो गए थे। 5 अक्टूबर 2024 को पहली बार ऊपर की 3 फ्लोर को तोड़ने का कंसेंटी ऑर्डर आया। उसके बाद 21 अक्टूबर 2024 को माननीय हाई कोर्ट ने इस केस को टाइम बाउंड मैनर में इसको ख़त्म करने का ऑर्डर पास किया। कमिश्नर ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को मानते हुए 3 मई 2025 को पूरी मस्जिद को अवैध घोषित किया। इसके बाद 3 मई 2025 के फैसले को जब इन्होंने चैलेंज किया तो 30 अक्टूबर 2025 को ADJ 2 के कोर्ट से पूरी मस्जिद को अवैध घोषित किया गया। और उस मस्जिद को अवैध घोषित करने के साथ साथ उनको 2 महीने का वक़्त दिया गया था, जो कि 30 दिसंबर को पूरा होना था, कि आप इसको तोड़ेंगे। वक्फ बोर्ड और संजौली मस्जिद कमेटी अगर नहीं तोड़ते हैं तो 31 दिसंबर 2025 से MC को ऑर्डर था कि वो इसको तोड़ेंगे। लेकिन इसके बीच में 28/11/2025 को वक्फ बोर्ड माननीय हाई कोर्ट में गया और उन्होंने वहाँ पे एक रिट फाइल की जिसका नंबर 18789/2025 था, जिसको मेंटेनेबिलिटी के ऊपर देखते हुए कोर्ट ने 1 दिसंबर के लिए लिस्टेड किया था, और उसमें खामियां होने की वजह से वो उनको विड्रॉ करनी पड़ी थी। फिर उन्होंने दूसरी जो पिटीशन की उसका नंबर CMPMO नंबर 710/2025 है, जो कि पिछले कल 3/12/2025 को माननीय हाई कोर्ट में लिस्टेड हुआ था। और माननीय हाई कोर्ट ने कल जो फैसला दिया है, मुझे लगता है वो लाखों करोड़ों
हिंदू सनातनी लोगों और उन लोगों के लिए जिनके ऊपर 15, 18 या 20 एफआईआर हुई है इस आंदोलन के दौरान, एक मरहम का काम करेगा। हाई कोर्ट ने जब ये पूछा गया वक्फ बोर्ड से कि जो कंसेंटेड ऑर्डर था 5 अक्टूबर 2024 का, उसकी कंप्लायंस अभी तक हुई या नहीं हुई, तो उन्होंने कहा कि नहीं हुई है। तो माननीय हाई कोर्ट ने ये स्ट्रिक्ट ऑर्डर किया है कि जो 5 अक्टूबर 2024 का जो ऑर्डर है उसको कंप्लाई करते हुए जो रिमेनिंग पोर्शन बचा हुआ है आप उसको रिमूव करें वहाँ से। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो इस विवादित ढांचे का फर्स्ट फ्लोर के ऊपर का जितना भी स्ट्रक्चर है, सेकंड फ्लोर और उसके ऊपर के पिलर्स, वो अगली पेशी जो 9 मार्च 2026 को लिस्टेड है उससे पहले वो उनको रिमूव करना पड़ेगा। और साथ में ही ये जो 5 अक्टूबर 2025 का जो फैसला है, एक किस्म से इस फैसले के ऊपर कमिश्नर साहब ने जो 3 मई 2025 का ऑर्डर था, एक स्टे उन्होंने लगा दिया था और 5 अक्टूबर 2024 के फैसले को मर्ज कर दिया था। लेकिन हाई कोर्ट ने कल बहुत अच्छा फैसला किया, इसको अलग किया और ये कहा कि पहले आप 5 अक्टूबर 2024 के फैसले की कंप्लायंस करें। तो जो कल का ऑर्डर है हाई कोर्ट का, वो बड़ा स्वागत योग्य केस है। और हम कुछ लोग हमारे से पूछ रहे थे कि क्या इनके केस को हाई कोर्ट ने एडमिट किया या नहीं किया है। तो मैं बताना चाहता हूँ जो इन्होंने CMPMO किया है वो रिकॉर्ड बेस्ड केस होता है, उसको एडमिट करने की ज़रूरत नहीं होती है और जितना भी रिकॉर्ड उसमें अवेलेबल है उसी के ऊपर फैसला आएगा। हमने पहले भी कहा है कि कंकरेंट फाइंडिंग, जब दो फैसले एक जैसे आते हैं तो उसको कंकरेंट फाइंडिंग बोलते हैं, लेकिन इस केस में 4 बार एक जैसे फैसले आए तो डबल कंकरेंट फाइंडिंग इस केस में है। तो हम इस बात से बिल्कुल आश्वस्त हैं कि जो फैसला माननीय हाई कोर्ट का जब भी कभी आएगा, तो ये जो हमारे कमिश्नर साहब का जो फैसला 3 मई 2025 का है, उसके बाद 30 अक्टूबर 2025 का फैसला जो ADJ 2 का है, उसी फैसले को अपहेल्ड किया जाएगा। लेकिन हमें खुशी इस बात की कि 9 मार्च से पहले जो 5 अक्टूबर 2024 का जो ऑर्डर है वो कंप्लाई होगा और जो ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर के अलावा जितना भी स्ट्रक्चर है वो रिमूव होगा। और मुझे लगता है कि वक्फ बोर्ड और संजौली मस्जिद कमेटी को कोर्ट के ऑर्डर को मानते हुए जो 5 अक्टूबर 2024 का ऑर्डर है उसको कंप्लायंस करते हुए ऊपर का स्ट्रक्चर गिरा देना चाहिए। और अभी लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हाई कोर्ट ने सिर्फ 5 अक्टूबर 2024 के ऑर्डर की कंप्लायंस का ऑर्डर किया है, तब तक का उनको स्टे है। और एक दिन जो है जो नीचे वाले जो फैसले हैं, हमें यकीन है कि वो जो पूरे फैसले हैं वो अपहेल्ड किए जाएंगे, क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि कानून की नज़र में जो 4 कॉर्नर है वो 4 कॉर्नर इन लोगों के खिलाफ है, जिसमें मोटिव, नॉलेज, एविडेंस और प्रूफ, वो चारों ही चीज़ें वक्फ बोर्ड और संजौली मस्जिद कमेटी के खिलाफ है। तो हम आशा करते हैं कि वक्फ बोर्ड और संजौली मस्जिद कमेटी आने वाले 9 मार्च 2026 से पहले 2024 का जो ऑर्डर है अक्टूबर 5 का, उसकी कंप्लायंस करेंगे और कोर्ट के ऑर्डर को मानते हुए वो किसी भी तरह से इसको ब्रीच नहीं करेंगे।